वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 205 है यूपीपीएससी के लिए। फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। बेल आइकन को प्रेस रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था, बताइए। हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में हुण आक्रमण शामिल है, प्रशासन का सामंती ढांचा शामिल है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना भी। लेकिन अरब आक्रमण तो बहुत समय के बाद हुआ था, ये नहीं है। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के उपयुक्त कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्त के पतन के बहुत बाद जो है पूर्व मध्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बहुत पूछते हैं अलग से कि हूणों को किसने पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भित्री स्तंभ लेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भित्री स्तंभ लेख या अभिलेख। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। और इसमें पुष्यमित्रों तथा हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता कहा जाता है विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। और पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। उन्मूलन मतलब हटाना, एरेडिकेट करना। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शाकरी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? कौन जाना जाता है इनमें से? देखिए, 4 ऑप्शन है। सौमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। तो आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कर्म कुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? कौन था फलित ज्योतिष से संबंधित? छपणक। कौन था? छपणक। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने की है। और नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। उपरोक्त दिए गए नवरत्नों में से छपणक का संबंध फलित ज्योतिष से था, शंकु का संबंध वास्तुकला से था, और बरूची क्या थे? व्याकरणज्ञ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह या पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। किससे? ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारतीय व्यापार। तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम। क्या कहते थे? बिदक भागम। ऑप्शन नंबर ए।
तो देखिए प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। और हिरण्य जो ऊपर ऑप्शन में था, हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। और प्राचीन भारत में राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। उपरनिका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। ये है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी। तो गुप्त काल में कला एवं साहित्य में प्रगति हुई और इसी के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली या सौरसेनी? गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन? गंगेश। कौन है? गंगेश, ऑप्शन नंबर बी। तो नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ है। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी सिविल सेवा का भी फेवरेट है और ये है स्टेट पीसीएस में भी बहुत पूछते हैं इसको। तो मीमांसा वेदांत भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। न्याय एवं वैशेषिक भी भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। सांख्य योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। इनके प्रेरणता भी पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकायत कापालिक भारतीय षड दर्शन के भाग नहीं है। तो देखिए मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय षड दर्शन के भाग नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? क्या बताई गई है धर्मशास्त्रों में? भू राजस्व की दर उपज का छठवां भाग, उपज का 1/6वां भाग। तो प्रायः सभी हिंदू धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। नगरों का क्रमिक पतन निम्नलिखित में से किस काल की प्रमुख विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की, गुप्त काल की, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए गुप्त काल में नगर जो है क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी के जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग कर दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। अब देखिए पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हुएन-सांग के आवागमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सोहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हराश के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है ऐरण अभिलेख से। कहाँ से? ऐरण से। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ऐरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रजत मुद्रा की बात हो रही है, स्वर्ण मुद्रा की नहीं। स्वर्ण मुद्रा को तो दीनार नाम दिया गया था, जग जाहिर है। और रजत मुद्रा को रूपक नाम दिया गया था, रूपक। तो गुप्त काल के सिक्कों उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं।
सिखों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा सोने के सिक्के कहलाते थे दिनार। और पूछा गया है प्रश्न में, रजत 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 मुद्राओं को रूपक रूपक नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, रजत मतलब चांदी। गोल्ड मेडल, उसके बाद क्या था, रजत, फिर कांस्य पदक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम एक बार। धन्यवाद।